हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3 हम करा चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर आप वो पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5। ठीक है, यानी कि 5th वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखेंगे, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है और इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये आवेश संरक्षण के नियम का किस प्रकार से पालन करता है। तो जब एक चीज़ समझ लें कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर जब रगड़ते हैं उसको, तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, जिससे होता यह है कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वह जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होते हैं, तो कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है और छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो छड़ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अर्थात उस पर धनावेश आ जाता है। तो ये जो आवेशों का आदान प्रदान हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर गए हैं। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार इसको बता दें कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। अगर आपने आवेश संरक्षण नियम आपको पता है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के नियम क्या है, मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा समझा दूँ इसको कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसी नियम के हिसाब से है, यहाँ देखो इसका आंसर समझ लें कि जब कपड़े पर आ जाते हैं, यहाँ से देखिए कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, जिससे रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है तथा कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अर्थात यह आवेश परिमाण के ये जो आवेश होता है, यह आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का होता है, यानी कि जितना कूलम आवेश इस पर होगा उतना ही कूलम आवेश रेशम के कपड़े पर होगा। ठीक है, तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों वस्तुओं का नेट आवेश शून्य होता है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है, ये नेट आवेश। ठीक है, तो नेट आवेश होता क्या है, जैसे अगर किसी वस्तु पर 10 कूलम आवेश है तो उसकी अन्य वस्तु पर -10 कूलम आवेश होगा। तो इन दोनों का जब नेट आवेश देखेंगे तो यानी कि 10 और -10 ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा 0, तो वो होता है हमारा नेट आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है नेट आवेश शून्य होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को देखें, जैसे कांच की छड़ और बिल्ली की खाल, इसी प्रकार उनमें भी यही होता है कि आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है। और अब जो है दैनिक जीवन में हम जो देखते हैं, जैसे कि कभी आपने जब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि स्केल को सिर पर रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है चिपकाते हैं, तो वो भी एक इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर सर्दियों में कभी आपने देखा होगा कि हम कपड़े उतारते हैं तो उसमें से चट चट की आवाज़ आती है, तो वहाँ भी कुछ चिंगारी जैसे निकलते हैं, तो वो भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की ही प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA इक्वल 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल 2 माइक्रोकूलम और QD इक्वल है -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर स्थित है। ठीक, शीर्ष पर जो है इनके इसके प्रत्येक कोनों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 कूलम आवेश 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा। ठीक है, वैद्युत बल जो है वो कितना होगा। ठीक है, इन आवेश के कारण हमें ये बताना है कि जो केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम ये जो स्थित है, इस पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, तो हमें बल निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं, यहाँ जो आवेश दिए गए हैं वो लिख लें। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो आवेश हैं QA इक्वल आवेश है कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लिख देंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, माइक्रो को हटाकर ये हो जाएगा। QB इक्वल दिया है हमें, QB इक्वल है -5 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कूलम। QC इक्वल हमारा दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और QD जो है वो दिया गया है -5 माइक्रोकूलम, तो इसको हम लिखेंगे -5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो ये हमें आवेश दिए गए हैं। अब देखिए, चूंकि ABCD एक क्या है वर्ग है। ठीक है, यानी कि तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि AB
इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। ठीक है, यानी कि ये भुजाएं, ये सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और ये सभी भुजाएं कितने की हैं, यानी कि 10 सेंटीमीटर, और हम इसको लिखेंगे 0.1 मीटर में। ठीक है, 0.1 मीटर। अब यहाँ से देखेंगे, अब क्योंकि एक वर्ग है तो केंद्र से प्रत्येक बिंदु तक की दूरी, यानी कि इसके प्रत्येक शीर्ष तक की दूरी भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दें कि AO इक्वल BO, AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल DO। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे कि यानी कि AO जो दूरी है वो इक्वल होगी BO इक्वल CO इक्वल DO। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो दो आवेश है यहाँ पे, अब देखिए ये एरो आपको क्यों दिखाएंगे, ये यहाँ पे समझ लें। ठीक है, ये एरो इसलिए दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों कोनों पर जो समान आवेश हैं, तो समान आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लग रहा है इन दोनों पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे आगे कि AO जो है, AO वो AO की हमें दूरी पहले जो है पता करनी है। तो दूरी हम कैसे पता करेंगे कि जो AO जो दूरी है वो A से लेकर C तक की दूरी की आधी दूरी है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AO इक्वल 1/2 AC। सबसे पहले क्या निकालना होगा, AC। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ से लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो इसमें AC बराबर है, AC क्या है, कर्ड। ठीक है, त्रिभुज ABC में ये AC क्या है, कर्ड। तो ये हो जाएगा AC इक्वल, ठीक है, AC इक्वल अंडर रूट में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, चूंकि BC क्या है, यहाँ पे हम जो है बता चुके हैं कि BC क्या है, AB के इक्वल है। तो अंडर रूट में AB और ये भी क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2AB स्क्वायर। ठीक है, और ये AB पे स्क्वायर लगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा 2AB। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ AC निकल के आ गया इतना। तो अब हम AC निकालेंगे, तो AC इक्वल होता है अंडर रूट 2 इंटू, और AB हमारा कितना था, यानी कि इससे सभी दूरियाँ कितनी है, 1 मीटर। तो इसमें यानी कि 0.1। ठीक है, 0.1 ये हो गया। अब हमें निकालना है AO। तो AO जो होता है वो होता है 1/2, यानी कि AO क्या है, 1/2 AC, 1/2 AC। ठीक है, AO बराबर है 1/2 AC। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू AC का मान कितना है, AC इक्वल है √2 इंटू 0.1। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि √2, ये जो 2 होता है उसमें दो संख्या होती है अंडर रूट की। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √2 जहाँ बचा है, तो ऊपर बचा है 0.1/√2। ठीक है, ये AO निकल के आ गया है। अब QA और QC आवेश के कारण O पर जो स्थित आवेश है उस पर लगने वाला बल, तो यहाँ लिख लें QA व QC आवेश के कारण केंद्र O पर स्थित 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का होगा। विपरीत प्रकृति का होगा। ठीक है, यहाँ तक देखें। अब देखो यहाँ से कि F यानी कि ये जो Q है वो 1 माइक्रोकूलाम पर, यानी QA जो आवेश है, यानी कि ये वाला जो आवेश है वो 1 माइक्रोकूलाम पर कितना बल लगाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि FA, ठीक है ना, FA इक्वल होता है 1/4 पाई F∗0। ये कौन सा ये फॉर्मूला है, आगे देखें, Q1 इंटू Q2/R²। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये कौन सा फॉर्मूला है, कूलाम बल का। ठीक है, तो यहाँ कूलाम बल कार्य करेगा किस तरह से, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू, अब जो Q1 है वो Q1 हमारा ये है। ठीक है, यानी कि QA कितना हमारा 2 × 10⁻⁻⁶।
2 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू Q2 जो है वो हमारा है केंद्र O पर स्थित 1 कूलम आवेश। तो अब इसको करेंगे 1 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और अपॉन R, हमने जो R निकाली है, जो दूरी R स्क्वायर जो निकाली है वो कितनी है 0.1 अपॉन √2, 0.1 अपॉन √2, ठीक है, और इसका है स्क्वायर। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा और, ठीक है, आगे देखें कि FA, ठीक है ना, FA इक्वल हो जाएगा, ये तो यही रहेगा फिलहाल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, यानी 2 1 जा 2 इंटू 10 की पावर -6 कितनी हो जाएगी, ये -6 है, सॉरी -6, तो ये हो जाएंगे 10 की पावर -12, और अपॉन में क्या रहेगा, देखिए अपॉन में रहेगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, और अपॉन में आ जाएगा अंडरूट हट जाएगा, किसी भी रूट की संख्या का जब वर्क करते हैं तो अंडरूट हट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, तो 2 ये डिवाइड का नंबर है, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे अगर जब दोनों का यहाँ से पॉइंट, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, तो बस ऊपर ये ले जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, और मल्टीप्लाई पहले इसका करते हैं 9 2 18, तो 18 इंटू 10 की पावर यहाँ 9 और ये 2 ये रहे, तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, और ये 2 जो है वो ऊपर जाएंगे इंटू 2 ऊपर पहुँच जाएगा, और नीचे तो 1 और ये 1 फिनिश हो गए, ठीक है, ये तो FA इक्वल ये आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा FA इक्वल 18 2 जा 36, ठीक है, 18 दूनी 36 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा -1, जब 10 की पावर -1 है तो -1 आता है तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3.6, FA इक्वल 3.6 न्यूटन आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। हमने बताया था कि जो आवेश जो लग रहा था बल, यानी कि जो केंद्र पर स्थित आवेश जो आवेश है उस पर जो बल लग रहा था वो क्या था, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति का। तो यहाँ पे जो FA है, FA इक्वल हो जाएगा -FC के इक्वल, ठीक है, FC, FA इक्वल FC। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अब देखेंगे यहाँ पे कि ये भी -5 है, ये -5 है, ये प्लस का आवेश है तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये वाला जो कूलम यानी कि ये -5 माइक्रो कूलम ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यहाँ पर भी इनका ये इसी प्रकार होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो FB है वो इक्वल हो जाएगा -FD के इक्वल में, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल बराबर होंगे, लेकिन बल जो है समान होंगे, लेकिन प्रकृति इनकी विपरीत होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि तो यहाँ से इसी प्रकार देखें, तब जो नेट बल लगेगा वो क्या होगा, ठीक है, नेट बल, तो FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, ठीक है, तो यहाँ सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ सभी क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ पे FA तो यही रहेगा, ठीक है, या FB कब कर FA इक्वल कितना था, अभी FA इक्वल था -FC, तो यहाँ रख देंगे कि -FC प्लस FB, तो FB तो ये है, FB की जगह क्या, FB किसके इक्वल है, -FD के, तो ये हो जाएगा -FD, और प्लस ये है FC और प्लस FD, ठीक है, तो FD प्लस के ये FD है, इससे माइनस का FD कैंसिल हो जाएगा, प्लस के FC से माइनस का FC कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा इसका नेट बल, तो 0 न्यूटन, यानी कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। स्टूडेंट, ये सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हैं, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है, और ये दोनों के आंसर हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखा वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र बनाती हैं जो एकाएक नहीं टूटती हैं। यदि ऐसा मान लिया जाए कि रेखाएं एक स्थान पर टूटी हुई हैं तो टूटने के स्थान पर वे कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएंगी, जो कि संभव नहीं है।
ठीक है, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो सतत वक्र बनाती हैं जो वैद्युत बल रेखाएं, वो क्या होती हैं, मतलब इस तरह से मान के चलिए कि आप एक जो इस तरह से एक वैद्युत बल रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये टूटती नहीं है, अगर ये मान लिया जाए कि किसी एक स्थान पर ये टूटी हुई है, तो यहाँ पर जिस स्थान पर ये टूटी हुई है उसने कहा है कि इसके यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर स्पर्श या खींच दी जाए तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और अगर हम ये मान लें कि ये यहाँ से टूटी हुई है तो यहाँ पर तो इसका कोई स्पर्श बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, इसकी कोई भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हम नहीं बता पाएंगे। तो जो ये चीज़ें ऐसी संभव नहीं है, क्योंकि ये बीच में से अगर कहीं टूट जाए और फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाए तो ये ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये देखिए इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी स्थान पर काट रही हैं, ठीक है। फिलहाल मान लिया जा रहा है, ये आप देखेंगे कि ये जो वैद्युत बल रेखा एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। तो वे एक दूसरे को एक स्थान पर काट रही है, इस स्थान को P मान लेते हैं, बिंदु P पर काट रही हैं, ठीक। उस स्थान पर यानी कि जो स्थान जिस स्थान पर काटते हैं उसे बोलते हैं कटान बिंदु पर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है, यानी कि एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती। यानी कि अगर दोनों क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि एक तो ये वाली जो वैद्युत बल रेखा है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा ये E2 और इस पर खींची गई ये स्पर्श रेखा है और इस पर ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है E1। तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक ये वाला पार्ट यहाँ फिनिश होता है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।